स्वागत है आपका दोबारा से। आज आप क्या कंटेंट लेकर आए हो हमारी ऑडियंस के लिए, थोड़ा बताओ। ये कहानी है 1999 की, जब ये कारगिल का युद्ध चल रहा था तब की बात है। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर का एक गांव लगता है। इस गांव का नाम है कलौंदा। कलौंदा के रहने वाले पूर्व प्रधान की एक बेटी होती है, नाम गुड़िया होता है उसका। गुड़िया की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके पापा चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए, तो लड़के की तलाश कर रहे थे। अब लड़के की तलाश करते करते एक मेरठ का गांव लगता है मुंडाली, वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है आरिफ, जो कि फ़ौज में था, सेना में जुड़ा हुआ था। तो इनकी तलाश पूरी हो जाती है और परिवार वालों की सहमति के बाद इनकी शादी हो जाती है। वो लड़का छुट्टी लेके अपने घर आया हुआ था, 1999 की बात है। इसी बीच में कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है। अभी उसकी शादी को मुश्किल से मुश्किल 10 दिन हुए थे, और पहला दिन दूसरा दिन किसी की नई नई शादी होगी तो वो खुशियाँ मनाएगा। और एकदम से ही पुलिस वालों की तरफ से एक लेटर पहुंचता है, और कि भाई जितनी भी छुट्टियां हैं सबकी फ़ौजियों की, सब कैंसिल हो गई हैं और सबको वापस बुलाया, अपना ड्यूटी पे बुलाया। तो ये जो लड़का है आरिफ फ़ौजी, तो अपनी बीवी को 10 दिन की क्योंकि उसके हाथ की शायद मेहंदी का रंग भी शायद अभी फीका नहीं हुआ होगा, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार कैसे करूँ क्या ना करूँ, लेकिन जाना था इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। वहाँ जाने के बाद 3-4 दिन के बाद जब वो उसे भेजा जाता है कि आपको भाई लड़ाई लड़नी है दुश्मन से, यानी कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, और ये पता चला कि वो शायद भाग गया है। यानी अब फौजियों ने उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, अचानक से गायब हो जाता है। अब जब गायब हो जाता है तो वो बहुत सारे लोग, मतलब जो फौज थे, वो परेशान हो रही थी कि यार कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो उन्होंने समझ लिया कि ये शायद लड़ाई ना लड़के दुश्मनों से, और ये शायद भाग गया है, डर के भाग गए। तो उन्होंने एक लेटर लिखा मेरठ एसएसपी के नाम, और मेरठ एसएसपी से कहा कि भाई इस नाम का एक बंदा है, फलाना उसका गांव है और आरिफ नाम है उसका, आप इसके बारे में पता करिए। तो पुलिस वाले घर पे पहुंचते हैं कि तुम्हारा बेटा फौजी है? बोले जी हाँ फौजी है। बोले वो भाग गया है वहाँ से और मिल नहीं रहा है, जैसे ही उसके बारे में कोई खबर लगती है ना, तुरंत हमें बताना, और अगर कुछ भी इसके बारे में आपने छुपाने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो घर वाले थे, घर वालों को बड़ा अजीब लग रहा था। एक लेटर फिर से फौज का आता है एसएसपी के नाम, और उसमें लिखा था कि हमने आरिफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अभी तक तो वो भागा हुआ मान लिया, आपको उससे घोषित कर दिया कि अब कहीं भी कोई नौकरी की भी अप्लाई करेगा तो फौज में तो खैर मिलेगी नहीं, लेकिन वो पुलिस वालों से कहा कि इस पर नज़र रखनी है। और इतने दिनों से घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं कौन था कोई उसका। कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अब घर वाले बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गया, और जैसे ही ये बात पता चलती है और मीडिया में खबर छप जाती है अखबार में कि इनका जो बेटा है वो भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो बस घर वालों, खासकर उसकी जो भाभी थी, खासकर उसके भैया, उसकी माँ, उसकी बीवी, इनका जीना दुश्वार हो गया था। जहाँ भी देखो वहीं पर लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं, देखो भगोड़े की माँ जा रही है, देखो भगोड़े की भाभी जा रही है, भैया जा रहा है, बीवी, इस तरह की बात थी। 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन उसकी माँ इतना बीमार हो जाती है, और बीमार होकर वो मर जाती है। मर इसलिए जाती है क्योंकि समाज के लगातार ताने मिल रहे थे। अब ऐसे वक्त और आगे बढ़ने लगता है तो घर वाले परेशान थे। उसकी बीवी गुड़िया कहीं भी आती जाती थी, उसको हमेशा यही बात सुनने को मिलती थी, देखो ये फलाने की बीवी है, फौज में भर्ती हो गया, और देखो वहाँ जब लड़ने का नंबर आया तो ये लड़ाई नहीं गया। अब वो घर भी नहीं आ रहा है, लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि जो वो वापस नहीं आया है, कुछ तो बात उसके साथ गड़बड़ हुई है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले बीच बीच में जरूर आते थे कि क्या कुछ पता चला कि नहीं पता चला। तो ऐसे ही करते करते लगभग 4 साल का वक्त गुजर जाता है, और वो लौट कर वापस आता ही नहीं है। घर वाले इतने परेशान थे। अब वो जो लड़की थी वो अपने 10 दिन की कह सकते हैं दुल्हन थी, उससे ज़्यादा बाद में उसका पति तो गायब हो ही जाता है। तो 4 साल तक वो फिर भी अपने ससुराल में रहती है। अच्छा, शादी करी नहीं उसने, तो मतलब उसने कोई कहीं शादी और वादी नहीं की उसने इस बीच में। अब इसी बीच में एक शादी में जाती है, लेकिन जो ताने थे ना उसके भगोड़े वाले, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे थे। एक शादी में थी, और शादी में जब वो पहुंचती है तो एक अपने सैफ अली खान है, उनका जो गांव लगता है पटौदी गांव है, जो शायद गुरुग्राम में है। तो वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है, तौफीक उसका नाम था। तौफीक उस लड़की को देखता है, यानी गुड़िया को देखता है, और गुड़िया को देख के एकदम से, मतलब उसे प्यार हो जाता है उसे देख के। तो एक पूरा समाज तो उसके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है, और तौफीक की नज़र उसके लिए कुछ अलग तरह की होती है। जबकि वो शादीशुदा थी और 10 दिन तक उसका पति उसके साथ भी रहता है। तब उसने उस लड़की को देखा, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं की। लड़का अपने घर जाता है, अपने परिवार से मिलता है, अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से। वो कहता है कि मैं गुड़िया से शादी करना चाहता हूँ। बोले यार तुम्हें गुड़िया ही मिली थी क्या?
वो तो शादीशुदा थी और वैसे भी उसका पति है नहीं, है या नहीं है, कहाँ है। तो बोले नहीं नहीं, मुझे उसी से शादी करनी है। अब तौफीक के घर वालों ने उस लड़की के गांव जो था वहाँ पर और उसकी ससुराल दोनों जगह खबर भिजवाई कि भाई हम इससे शादी करना चाहते हैं। तो दोनों ही परिवार वाले आपस में से एक सहमति बना लेते हैं और कहते हैं कि यार ठीक है, ये 4 साल हो गए इसे पड़े पड़े यहाँ पे, जो क्यों ना इसे यहाँ से इसकी शादी कर ही देते हैं। तो उस लड़की की शादी कर देते हैं, धूमधाम से इसकी शादी हो जाती है। वो लड़की भी वहाँ पर जाके अपना ससुराल में पटौदी गांव के अंदर ठीक ठाक रह रही थी। अब गुड़िया की एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है तौफीक के साथ। अभी लगभग 3 या 4 महीने ही हुए थे, तो एक खबर पहुंचती है। इनके अमेरिका की एक एनजीओ थी, अमेरिका की एनजीओ का एक बंदा जो कि मेरठ पहुंचता है। मेरठ में ढूंढता ढूंढता इसके आरिफ के घर पहुंचता है। आरिफ घर जाने के बाद कहता है कि ये एक चिट्ठी है, मैं पाकिस्तान की जेल से लेके आया हूं उसे। तो ये वाली बात सुनने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि पाकिस्तान की जेल से। तब उन्होंने बताया, जो भी अपना एक ट्रांसलेटर था उनके साथ, उन्होंने बताया कि हमारी जो संस्था है, एनजीओ है, हम पाकिस्तान की जेल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कैदियों से बातचीत करते हैं कि आपको रहन सहन ठीक है नहीं है, खान पान ठीक है नहीं है। खासकर वो विदेशी फौज जो सैनिक होते हैं, कैदी होते हैं, उनके बारे में वो रिसर्च करते हैं। तो इसी बीच में उन्हें एक आरिफ फौजी नाम का लड़का मिल जाता है। आरिफ फौजी ने अपने पर्स दिखाया, पर्स में गुड़िया का फ़ोटो दिखाया, कहा कि मैं अभी तक अगर ज़िंदा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से। तो बोले क्या हुआ क्या नहीं। तो उसने एनजीओ को जब बताना शुरू किया, उसने कहा हम जब लड़ाई लड़ रहे थे तो पाकिस्तानियों से, तो मुझे नहीं पता था कि मैं लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया हूं। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक जगजीवन नाम का भी फौजी होता है। तो जगजीवन से भी मुलाकात कराई। जगजीवन ने भी वही कहानी बताई उस एनजीओ को। तो उन्होंने कहा कि अब क्या। बोले एक चिट्ठी है और मेरी माँ को इस चिट्ठी को दे देना। और उसमें माँ के नाम भी ख़त लिखा हुआ था और उसकी बीवी के नाम भी लिखा हुआ था कि आज मैं हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। बस इतना था। उस चिट्ठी को इन्होंने लेके सीधे एसएसपी के पास पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कि देखो साहब, अभी तक तो आप हमारे बच्चे को भगोड़ा घोषित कर रहे थे, लेकिन माँ नहीं थी, भैया भाभी ने यहाँ पर पैरवी करना शुरू कर दिया। इधर जो उसकी बीवी है उसकी शादी हो चुकी है पटौदी गाँव के अंदर। तब यहाँ जब एसएसपी के पास पहुँचते हैं तो एसएसपी ने इस लेटर को आगे बढ़ाया और भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, वो वहाँ तक लेटर पहुँचता है। लेटर पहुँचने के बाद उन्होंने फिर कहा कि भाई ये हमारे फौजी हैं, जगजीवन और दूसरा ये आरिफ, इनको वापस बुलाना है। तो उसे बुलाने के लिए जो भी एक फ़ौज की प्रक्रियाएं होती हैं, देश की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। होने के बाद फिर पाकिस्तान से एक समझौता किया जाता है और जगजीवन और आरिफ को दोनों को बुलाया जाता है। जब ये वापस आते हैं तो साल 2004 की बात है, शायद संभवतः उस दौर की ये बात है। किसी जिंदा फौजी का इस रूप में कभी किसी का स्वागत नहीं होता। मरने के बाद तो जब फौजी शहीद हो जाता है तो बहुत आसपास के गांव के लोग और मंत्री, विधायक, तमाम नेता, तमाम अभिनेता ही पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद जिंदा फौजी के पास इस तरह कोई नहीं। कई किलोमीटर तक जाम हो जाता है। ये उस दौर की बात है, मेरठ शहर में निकलने के लिए रास्ते भी नहीं बचे थे। इतना बड़ा स्वागत हुआ था उसका और फौजी खुद लेके आए थे उसको। तो गांव वालों ने या आसपास के लोगों ने फौजी से लेके उसे घोड़े बिठाया और घोड़े बिठाने के बाद उसका जो फूल मालाओं से स्वागत किया था, वो वाकई अपना आप में एक यूनिक था, अलग था। ऐसा उस दौर के लोग बताते हैं कि करीब करीब 2.5 किलोमीटर तक जितने भी लोग थे तो ज़्यादातर के हाथ में वो थे, हथियार थे, और उसके स्वागत में हर्ष फायरिंग हुई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, अब वो बेचारा फौजी जो था आरिफ, सबसे पहले घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी ख्वाहिश थी सबसे पहले माँ से मिलने की। तो माँ माँ आवाज़ लगाता रहता है। तो फिर भैया से पूछता है, तो भैया ने या किसी ने भी अभी तक उसे बताया नहीं था कि तुम्हारी जो माँ है वो मर चुकी है। तो माँ के बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उसे, लेकिन माँ मर चुकी थी। कहते हैं ना, जब कोई इंसान मर जाता है तो सब्र कर लेते हैं कि यार वो मर चुका है। उसने कहा मेरी बीवी कहाँ है, गुड़िया कहाँ है। तो उसने कहा गुड़िया की तो शादी हो चुकी है। बस इतना था कि उसने कहा यार मैं ज़िंदा हूँ। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से जब तक तलाक नहीं होगा किसी महिला का, तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती, खासकर लेडीज़। पुरुष है वो एक साथ 4 बीवियां रख सकता है, 7 निकाह कर सकता है। तो पुरुष के लिए तो ठीक है, लेकिन लेडीज़ ने बिना तलाक लिए या तलाक दिए आखिरकार शादी कैसे कर ली। अब उसमें एक पावर भी आ चुकी थी, भाई पूरा देश उसे लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, पूरा मेरठ इलाका, पूरा सब लोग। तो सीधा मौलानाओं के पास पहुंच जाता है। मौलानाओं से जाकर कहता है कि साहब ये जो मेरी बीवी है ना, तो इसकी शादी हो गई है और शादी एक तरह से गलत है और आप इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लीजिए। तो इसके लिए एक वाक़ात बड़ी पंचायत होती है और पंचायत में मौलाना और ज़िम्मेदार लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद बैठ जाते हैं और बैठ के फिर ये तय होता है कि इसकी जो शादी हुई है गुड़िया की तौफीक के साथ, ये बिल्कुल इलीगल है, लीगल नहीं है। मुस्लिम शरीयत, ये मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, दीन के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से ये गलत है।
अब इसे अवैध तो घोषित कर देते हैं। अब ना तो ये तौफीक से पूछा जाता है, जिसने उसको 4 साल तक उसने इंतज़ार किया था अपने पति का, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो उस वक्त 7 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। उसको बच्चा होता है, उसने बताया कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब वो ये सब रोना धोना चलता रहा। फिर दोबारा पंचायत होती है। पंचायत के बाद ये तय कर दिया जाता है, ये जो इसके पेट में बच्चा है, जब तक बच्चा है तब तक तो वो वहीं रहेगी, और इस बच्चे को पैदा करने के बाद या तो बच्चा जाए ये तौफीक के पास, या जाए अपने नाना के पास, और जो गुड़िया है ये वापस अपने पति के पास आ जाए, जो इसका पहला पति है, यानी कि आरिफ फौजी है। अब वो जब ये बात तय हो जाती है, तो कुल मिला के जैसे शादी उसकी पहली होती है और 10 दिन तक दुल्हन बनकर रहती है, ठीक वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो 10 दिन तक ही उसका बच्चा उसके साथ रह पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। उस बच्चे को अलग कर दिया जाता है। गुड़िया अपने यहाँ ससुराल में आ जाती है, आरिफ के पास वापस आती है। आरिफ फौजी के पास वापस आ जाती है। और वो, लेकिन वो खुश नहीं थी। उससे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन एक पत्रकार ने पूछा था कि आप क्या चाहती हो, तो उसने कहा कि जहाँ मेरा बच्चा रहेगा मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। अब बच्चा चाहे वो तौफीक के पास रहे या आरिफ के पास रहे, वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है। उसने ना पहले पति ने दिलचस्पी दिखाई, ना दूसरे वाले में दिखाई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं अगर उसके दिमाग में था तो उसने तौफीक पर रजामंदगी थी उसकी, कि वो आरिफ को भूल चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में नया बंदा आया तो वो उससे खुश थी। तो ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो गुड़िया बीमार रहना शुरू हो जाती है अपने पहले पति के पास वापस आने के बाद। साइकोलॉजिकल बीमार भी रहने लगती है और शारीरिक रूप से बीमार रहने लगती है, और 15 महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। गुड़िया 15 महीने तक ही जीती है और वो मर जाती है। जो बच्चा है उसका जो पिता है तौफीक, उसे वो लेके चला जाता है। नेचुरली ही डेथ होती है उसकी, Natural बीमारी death हो की। जाती है। क्या करती बेचारी, क्योंकि वो उसे एक सदमा लगा था और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। इस घटना से ये पता चलता था कि वो आरिफ के साथ नहीं जाना चाहती थी, बल्कि जाना चाहती थी अपने सेकंड वाले पति के साथ। लेकिन यहाँ जो उसका पति होता है, जो पहला वाला था आरिफ फौजी, तो फौजी ने जब देखा कि वो मर चुकी है तो उसने फिर दूसरी शादी कर ली। अच्छा। और जब उसने दूसरी शादी कर ली तो कुछ दिन के बाद पता चला कि उसकी दूसरी वाली बीवी भी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। हालांकि उसको एक बेटी पैदा हो जाती है उस वक्त, लेकिन जब वो मर जाती है तो फिर उसका जो फिर तीसरी शादी करता है। तीसरी शादी करने के बाद बताते हैं कि वो शायद अब तो कहीं नौकरी वोकरी कर रहा होगा, अब तो खैर उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई होगी। लेकिन जिस तरह से उसने ये ज़िद की, उसने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उसके हाथ से बीवी निकल जाती है। ना केवल पहली निकलती है बल्कि दूसरी बीवी भी उसके हाथ से चली जाती है। सेकंड बीवी की क्यों होती है मौत? उसकी वो भी नेचुरल। वो देखो, मौत और ज़िंदगी तो किसी के हाथ में होती नहीं है, ये तो सब किसको कहाँ कैसे कैसे मरना जीना है तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन जो दूसरी बीवी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन पहली वाली जो बीवी थी गुड़िया, उसके मरने का सिर्फ एक ही मेन रीज़न ये था कि वो अपने पति से अलग होने से बहुत ज़्यादा परेशान थी और डिप्रेशन में थी, और इस वजह से उसने दम तोड़ दिया था। और सर ये जो उसे भगोड़ा घोषित करा था, जब बाद में वो मिल गया, तो बाद में क्लैरिफाई हुआ ये कि ये पता कैसे नहीं चला फौज को कि ये लड़ने पहुंचा हुआ है और ये कहाँ चला गया? कई बार आपने यहाँ आसपास में एक सुनते रहते होंगे। अभी हाल ही में एक बीएसएफ का फौजी था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो वहीं एक फ़ौजी ने कहा कि वहाँ किसानों की हिफाजत करते हैं बॉर्डर पर, जो किसान खेती करते हैं। ऐसे पाकिस्तान के भी किसान खेती करते हैं और इंडिया के भी। तो एक फ़ौजी ने कहा कि मैं तो यहाँ देख रेख कर लेता हूँ और तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। ये शायद एटा मैनपुरी साइड का फ़ौजी था, वो बीएसएफ का जवान। तो वो एक पेड़ था, उसकी छाँव में जाके बैठ जाता है। अब उसे पता नहीं था कि वो पेड़ में जिसकी छाँव में बैठा है वो पाकिस्तान के हिस्से में पाकिस्तान की फ़ौज आती है। और ये पहलगाँव के दौर की बात है। अभी पहलगाँव में जनवरी के महीने में हुआ था, ये यानी फरवरी में हुआ है। तो वो बेचारा पाकिस्तान की फ़ौज उसे ले जाती है। उसके बाद उसे काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। हालांकि उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे ही लड़ते लड़ते उन्हें ये नहीं पता चला था। आप कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं ये एकदम पता चल जाएगा। तो एक तो ये बैरिकेडिंग होता है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं होता। जब लड़ाई लड़ रहे हैं सीधे सीधे, तो वहाँ पर उसके साथ ऐसे ही हुआ होगा। लड़ते लड़ते वो पाकिस्तान के उसमें पहुँच गया सीमा में, उसे उठा के ले गए और जेल में बंद कर दिया। अगर एनजीओ नहीं जाता तो शायद पूरी ज़िंदगी उसके बारे में कभी पता नहीं चलता। और वहाँ ये एनजीओ के माध्यम से पता चला था कि उसे हर दिन वहाँ पर टॉर्चर किया जाता था, ना ठीक से खाना देते थे, ना कुछ होता था। लेकिन शायद उसे लग रहा था कि मेरी जो ये ज़िंदगी बची है, मैं ज़िंदा हूँ या वापस लौट के आया, तो अपनी बीवी की वजह से। तो इसलिए उसने गुड़िया को नहीं छोड़ा था।
और गुड़िया के साथ उसकी मोहब्बत इतनी ही रही, जब उसकी बीवी ख़त्म हो जाती है तो उसने दूसरी शादी कर ली। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।